आज के क्लास में हम लोग वेलफेयर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। आप वेलफेयर स्टेट के बारे में हर रोज अखबार में, मीडिया में लोगों को बात करते हुए आपने सुना होगा। आपने ये भी बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट को ये बात कहते हुए सुना होगा, सरकार जो है वो गरीबी दूर करने के लिए काम नहीं कर रही है, सरकार मजदूरों के हितों का ध्यान नहीं रख रही है, सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सेहत पे ध्यान नहीं दे रही है, सरकार लोगों का वेलफेयर यानी लोक कल्याण नहीं कर रही है। तो सरकार को चाहिए कि वो अपने बजट को मालदारों के हित में न लगा के ज्यादा से ज्यादा बजट जो है वो गरीबों, महकूमों, मजदूरों, दबे कुचले लोगों, आम लोगों के हक में लगाएं और राज्य को वेलफेयर बनाए। यानी बहुत सारे लोग वेलफेयर स्टेट का डिमांड करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे राज्य को वेलफेयर बनाने की बात कही गई है कि सरकार जो हो वो लोक कल्याणकारी राज्य हो, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी हुकूमतों को ये हिदायत देता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि आप भी राज्य जो है, स्टेट है, उसको आप इस तरह से बनाइए कि उसका जो नेचर हो, उसकी जो प्रकृति हो, उसका जो काम करने का तरीका हो वेलफेयर का हो। समझ रहे हैं? वेलफेयर स्टेट की बात हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कही गई है। अब आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी के आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आपको तो वेलफेयर स्टेट के बारे में जानना चाहिए कि वेलफेयर स्टेट क्या है, वेलफेयर स्टेट क्यों आया, वेलफेयर स्टेट क्या कहता है, वेलफेयर स्टेट से किसको फायदा होता है, वेलफेयर स्टेट के समर्थक कौन है, वेलफेयर स्टेट के विरोधी कौन है, क्या वेलफेयर स्टेट अब खत्म हो चुका है, क्या वेलफेयर स्टेट हमेशा एक ही तरह का रहता है, क्या एक देश का वेलफेयर स्टेट दूसरे देश के वेलफेयर स्टेट से अलग होता है या सब जगह एक ही होता है, क्या हमें वेलफेयर स्टेट को बचाना चाहिए या वेलफेयर स्टेट को हमें कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। ये तमाम सवाल जो हैं आपको पॉलिटिकल साइंस में आएंगे, हमेशा आएंगे। जब तक आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, जब तक आप इस एक किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहेंगे, जब तक आप एक सिटीजन के तौर पे आप अपनी जिम्मेदारी है उसको अगर आप पूरा करेंगे तो ये सवाल आएगा ही आएगा। इसलिए इसको अब आज अच्छे तरह से समझ लीजिए। ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? बोलिए, यहां तक मेरी बात क्लियर हुई? मेरी बात यहां तक आपको समझ में आई? बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, तो आप बोला भी कीजिए। मैं देखिए, मैं 3 बार 4 बार बोल रहा हूं, आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप बोलिए समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, वेलफेयर स्टेट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वेलफेयर स्टेट को हिंदी में कहते हैं हम लोक हितकारी राज्य। ठीक है? क्या कहते हैं उसको? लोक हितकारी राज्य। लेकिन कई जगह पे इसका अनुवाद ये भी होता है लोक कल्याणकारी राज्य। क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य। हाँ, ज्यादातर मैंने लोक कल्याणकारी राज्य ही सुना है, दोनों के मतलब एक ही है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये इतनी बड़ी बातें आप कह रहे हैं, क्या आप अपने मन से कह रहे हैं या आप कैसे कह रहे हैं? तो मैं कह दूं कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में डेविड गारलैंड की एक किताब है, द वेलफेयर स्टेट, ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी हुई है। फिर से नाम सुन लीजिए, लेखक का, राइटर का नाम है डेविड गारलैंड, DAVID, डेविड गारलैंड, GARLAND। डेविड गारलैंड की जो किताब है द वेलफेयर स्टेट, ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये किताब आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है। आप एक गूगल करेंगे द वेलफेयर स्टेट, ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, तो ये किताब मिल जाएगी। और मैंने इसी किताब से कुछ नोट्स लिए हैं, जो मैंने पहले वेलफेयर स्टेट के बारे में जो मैंने पढ़ाई की है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, इन सबको कंबाइन करके मैं आपको बताऊंगा। यहां तक बात समझ में आ गई?
बोलिए। यस सर। हाँ ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है, सबसे पहली बात है, आप हमसे पूछिए कि सर ये वेलफेयर स्टेट आया कब, है ना, ये वेलफेयर स्टेट कब दुनिया पे आया, है ना, कब इसका बोलबाला हुआ, कब ये इसका राइज हुआ, है ना, कब इसका राइज हुआ, है ना, कब इसका उदय हुआ। तो सबसे पहली बात आप याद रख लीजिए कि वेलफेयर स्टेट जो है, इसके बारे में एक बात याद रखिए, जो मॉडर्न दौर है, जो आधुनिक दौर है, इसमें वेलफेयर स्टेट 1930 और 1940 के बाद आया। 1930 और 1940 के बाद दुनिया में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही पावरफुल तरीके से दुनिया पे छा गया। अब आप हमसे पूछेंगे सर ये 1930 में क्यों आया, 1940 के बाद क्यों आया, ये 1910 में क्यों नहीं आया, 1920 में क्यों नहीं आया? आप पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं, बताइए। यस सर। हाँ, इसके पीछे एक वजह थी। वजह ये थी, आपने हिस्ट्री में बातें पढ़ी होगी, आपने बीए में पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी दुनिया में, आई थी कि नहीं आई थी, बोलिए। और उसके बाद 1930 और 40 के बाद क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वार हुए, और उससे भी बहुत तबाही हुई, ग्रेट डिप्रेशन हुआ, यानी जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, उसकी हालत खस्ता हो गई। क्या हो गई? उसकी हालत कमजोर हो गई, उसकी हालत कमजोर हो गई, आर्थिक मंदी आ गई, एक तरह से तबाही की स्थिति थी, ठीक है ना। उस स्थिति में वेलफेयर स्टेट जो था वो आया। उस स्थिति में वेलफेयर स्टेट आया जब पूंजीवाद, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो था, उसमें क्राइसिस आ गया था। कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्राइसिस जब आ गया था, जब पूंजीवादी व्यवस्था में 1930 और 1940 के दौर में बहुत भयानक मंदी आई थी, तो उसके बाद बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट थे, बहुत सारे जो अर्थशास्त्री थे, जिनमें एक ब्रिटेन के बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जॉन कीन्स, है ना, जो कीन्स और बाकी लोगों थे ने, उन लोगों ने उस आर्थिक मंदी का अध्ययन किया, और आर्थिक मंदी का अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो उपाय सुलझाए, जो बातें बताई, उन बातों को जब लागू किया गया तो हमारे सामने वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आया। ठीक है, हमारे सामने वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आया। तो आप मुझे बताइए वेलफेयर स्टेट कब आया है, बोलिए। 1930 to 40। 1930s और 40s के बाद आया, ठीक है ना। और क्यों आया है बताइए, बोलिए। किस वजह से वेलफेयर स्टेट आ गया, क्या वजह थी, उसके इमीडिएट कारण क्या थे? सर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड वर्ल्ड वॉर 2। हाँ, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशंस थे, आर्थिक मंदी हो गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, और युद्ध भी हो रहा था, है ना। उसकी वजह से इकोनॉमी बहुत ही खस्ता हालत में थी। और उस जमाने के जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, जिनमें जॉन कीन्स भी शामिल है, इंग्लैंड के बहुत बड़े अर्थशास्त्री। आप लोग इकोनॉमिक्स के कुछ बच्चे हैं यहाँ पे इस क्लास में? इस क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे लोग हैं इसमें? नो सर, वो सेक्शन ही है। अच्छा ठीक है, तो आप उसमें जॉन कीन्स का नाम सुनेंगे। और जॉन कीन्स जो थे, उन्होंने इंप्लॉयमेंट देने पर बहुत ज्यादा जोर दिया, उन्होंने डिमांड क्रिएट करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया, है ना, इंप्लॉयमेंट क्रिएट करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया। और ये सिस्टम इसलिए आया क्योंकि जो वर्किंग क्लास थे, जो मजदूर तबका था, जो तबका जो मेहनत कश तबका था, जो काम करता था, उनको बहुत तरह की दिक्कतें हुई, उनके अधिकारों पे हनन हुआ, उनकी हालत बहुत खराब हुई, उनके सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ही खराब हुए। और जो पूंजीवादी व्यवस्था था, उन्होंने मजदूरों के हकों का ध्यान नहीं रखा, और उन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में, ज्यादा माल बनाने के चक्कर में वर्किंग क्लास जो है उनके हितों की अनदेखी कर दी। और जब क्राइसिस आ गया तो उस जमाने में जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, उनको ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ पूंजीवाद नहीं चल पाएगा अगर ये सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए ही काम करेगा। अगर आपको खुल्लम खुल्ला छूट दे दी जाए, सिर्फ मुनाफा कमाओ, सिर्फ मुनाफा कमाओ, सिर्फ मुनाफा मुनाफा मुनाफा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, और मजदूरों का तुम ख्याल न रखो, तो क्या होगा कि सिस्टम चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, बताइए, बोलिए।
अगर मजदूरों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा और सिर्फ पूंजीपति लोग अपने ही फायदे के बारे में सोचेंगे तो उनकी कंपनी और फैक्ट्री चलेगी कि एक दिन बैठ जाएगी? बैठ जाएगी सर। क्यों बैठ जाएगी बताइए? क्योंकि सर लेबर का भी उतना ही सपोर्ट होगा, उतने उनको देखना पड़ेगा जितना अपना काम देख रहे हैं, जितना प्रॉफिट देख रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि लेबर की मेहनत से ही चीजें बनती हैं। मशीन अकेले बना सकती है? आप बताइए, अगर मान लीजिए ब्रेड बनाने वाली कोई मतलब मशीन हो, पाव रोटी जिसको हम कहते हैं आम जबान में, अगर इंसान जाके उसको न चलाए तो मशीन, पाव रोटी की मशीन अपने आप से पाव रोटी बना देगी? बोलिए। अगर आपके क्लास में और आपकी यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो जाएं, मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो जाएं, पार्क हो जाएं, वहां पे झरने हो जाएं, आइसक्रीम की दुकानें खुल जाएं, वहां पे बिल्कुल सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, गुलाब के फूल लग जाए, गुलाब के फूल बगिया सब कुछ लग जाए, और टीचर ही ना जाए पढ़ाने के लिए, तो क्या वो यूनिवर्सिटी चल पाएगी? और मान लीजिए बिल्डिंग बहुत ही अच्छी हो, चमकदार बिल्डिंग हो बहुत अच्छी, और टीचर जो पढ़ाने वाले हों वो डेडिकेटेड ना हो, वो अच्छे ना हो, तो क्या आपको अच्छी तालीम मिल पाएगी? बोलिए। नो सर। ठीक है, तो इसीलिए जब मजदूरों के हितों पे जब हनन हुआ, जब उनके सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को नहीं दिया गया, जब पूंजीवाद को, कैपिटलिज्म को पूरी तरह से छूट दे दी गई, और जब क्राइसिस आ गया 1930 में, जब ग्रेट क्राइसिस हुआ, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, जो डिप्रेशन हुआ, उस दौर में वर्ल्ड वार भी चल रहे थे, इन सारी चीजों ने क्या किया, ये लोगों को, अर्थशास्त्रियों को एक नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर किया और कहा कि सिर्फ फायदा, माल बनाना, इससे ही सिस्टम नहीं चल पाएगा, हमको सोशल सेक्टर पर भी काम करना पड़ेगा, हमको इकोनॉमिक सेक्टर पर भी काम करना पड़ेगा, हमको मजदूरों को और मेहनत कशों के हितों को भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर जो सिस्टम है वो नहीं चल पाएगा। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि उस दौर से लेके, सुन लीजिए, और आज तक वेलफेयर स्टेट जो है वो इंडिस्पेंसिबल हो गया। अब बताइए आप इंडिस्पेंसिबल का क्या मतलब समझते हैं? बताइए। वेलफेयर स्टेट पूरी दुनिया में इंडिस्पेंसिबल हो गया है। बोलिए क्यों? जो भी दुनिया में आधुनिक पूंजीवादी आपको लोकतंत्र हैं, वहां पे वेलफेयर स्टेट होगा ही होगा। आप उस वेलफेयर स्टेट को खत्म नहीं कर सकते, वो इंडिस्पेंसिबल है। तो हम यही अभी पढ़ा रहे थे कि 1930 और 40 के बाद जब इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में फैल गई, जब मजदूरों के अधिकारों का हनन होने लगा, जब उनके सामाजिक और उनके आर्थिक अधिकार नहीं मिलने शुरू हुए, उन पे कटौती होने लगी, उन पे मार पड़ने लगी, तब अर्थशास्त्रियों ने जब पूंजीवाद की व्यवस्था को देखा और कहा कि ये पूंजीवाद जो है ये सिर्फ मुनाफा के लिए काम कर रहा है, अगर हम इसके अंदर में अगर वेलफेयर नहीं लाएंगे, अगर हम कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर में अगर हम सोशल और इकोनॉमिक जो राइट्स जो हैं वो अगर हम नहीं बचाएंगे वर्किंग क्लास के मजदूरों के, तो क्या होगा कि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है या जो ये सोसाइटीज है ये नहीं चल पाएगा। इसलिए 1930 के बाद से जो अर्थशास्त्रियों ने जो उस व्यवस्था की जांच पड़ताल की, जो डायग्नोसिस की, तो उन्होंने पाया कि हमें मजदूरों के अधिकार को बचाने होंगे और वेलफेयर स्टेट जो होगा वो इंडिस्पेंसिबल है, यानी हम इसे खारिज नहीं कर सकते हैं। वेलफेयर स्टेट जो है उसको हम फेंक नहीं सकते हैं। हम वेलफेयर स्टेट को मतलब क्या है कि उसको हम अपने से जुदा नहीं कर सकते। अब जैसे एक चीज बताइए, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? आप एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ हाँ एसेंशियल है, बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ खा रहे हैं, चॉकलेट खा रही हैं, ठीक है, तो चॉकलेट खाने के बाद क्या होता है, उसका जो रैपर होता है उसको आप फेंक देती है कि नहीं फेंक देती हैं? डस्टबिन के अंदर फेंकती है कि नहीं फेंकती हैं? तो वो फेंकने का मतलब होगा कि हाँ चलो इसके बिना काम चल जाएगा, ये एसेंशियल नहीं है। लेकिन
कुछ चीजें कभी भी ऐसी होती जो आप जो एसेंशियल होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये आपका हैंड है, हाथ है, इस पे मान लो चोट लग गया, चोट लग गई, तो आप क्या करेंगे, इसका दवा दारू कराएंगे, इसको इलाज कराएंगे, कि आप अपना हाथ को काट के फेंक देंगे? क्या करेंगे आप बताइए? इलाज कराएंगे। हाँ, मेडिसिन का इलाज करेंगे। तो यही है कि वेलफेयर स्टेट को अब कोई खारिज नहीं कर सकता है। अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी को, कैपिटलिस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी को सरवाइव करना है तो वेलफेयर स्टेट होगा ही होगा। तो ये बात याद रखिए कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आप देखेंगे तो हुकूमतों को, स्टेट को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके सामने ये बातें रखी हैं कि सुनो, आप भी अपनी रियासत को, अपने स्टेट को वेलफेयर बनाओ, तुम भी अपने स्टेट को वेलफेयर बनाओ। अब देखिए, अब सवाल दूसरा है कि वेलफेयर स्टेट कहते किसे हैं, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? वेलफेयर स्टेट को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है, ठीक है, बहुत सारे कंफ्यूजन है। कुछ लोगों को लगता है कि वेलफेयर स्टेट जो है वो पैसा बहाया जाता है पानी की तरह, और इसमें जो गरीब टाइप के जो लोग होते हैं कोई काम वाम नहीं करते हैं, वो फ्री का माल खाते हैं, और फिर क्या होता है, जो पैसे वाले जो होते हैं उनके टैक्स मनी बेकार में चला जाता है। अब मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए कि गरीबों की बस्ती है, अगर वहां पे सरकार जो है अगर उनको कंबल बांट रही है मान लीजिए, या वहां पे सरकार उनके लिए कुछ मदद कर रही है, उनके बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रही है, या फिर वहां पे टीका लग रहा है वो फ्री में लग रहा है ना, या उनको कुछ राशन दे रही है 10 किलो अनाज या 5 किलो अनाज, तो बहुत सारे अमीर लोगों को लगता है कि अरे यार ये सरकार क्या कर रही है, ये सरकार वेलफेयर स्टेट कर रही है, इसीलिए से तो इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये गरीब लोग है ना, ये मुफ्त खोर हैं, ये मुफ्त में खाते हैं, ये मुफ्त लोग हैं, काम नहीं करते, इनको निकम्मा बना रही है, इनको रोको, इनको रोको, ऐसी पॉलिसी में नहीं चाहिए। आपने मनरेगा का नाम सुना है, जिसमें 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना, और मिनिमम वेजेस मिलता है। तो रूरल स्कीम है, गांव का स्कीम है, गांव में लोगों को काम करने के लिए कहा जाता है। और याद रखिए, हमने अभी आपको बताया, जॉन कीन्स का नाम बताया था, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हमें डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। तो वेलफेयर स्टेट मजदूरों के अधिकारों का रक्षा करता है। वेलफेयर स्टेट जो है इसके अलावा क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट देने की भी बात करता है। तो एम्प्लॉयमेंट मिला कि नहीं मनरेगा के तहत, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है गांव के अंदर में? यस सर। लेकिन कुछ लोगों को लगता है, जो अमीर लोग होते, लगता है अरे यार ये फ्री में इनको सरकार पैसे देती है, और ये देखो ये मनरेगा में पैसे सरकार इतना ज्यादा दे देती है कि अब हमारे कॉलोनी में आके काम नहीं करते हैं, हमारे फैक्ट्री में आते हैं तो ज्यादा पैसा लगते हैं, अब हम क्या करें, हमारा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ये सरकार बहुत बुरी है क्योंकि ये वेलफेयर कर रही है। तो जो ताकतवर और अमीर लोग होते हैं, जो पूंजीपति लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वेलफेयर स्टेट के समर्थक होते हैं कि विरोधी होते हैं? बोलिए सर विरोधी होते। क्यों विरोधी होते हैं, क्यों विरोधी होते हैं बताइए? सर क्योंकि इसमें उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो पा रहा है, और उनका कंट्रीब्यूशन जो है वर्किंग क्लास को चला जाता है। अच्छा, तो ये तो उनका कहना क्या, लेकिन ये असल में ऐसा होता है क्या, ये भी तो सोचना है ना। कहने के लिए मान लीजिए मैं आपके सामने आऊं और मैं कहूं कि हाँ मैं ही बहुत पढ़ाता हूं, मेरे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मैं ही बहुत महान टीचर हूं, तो ये भी तो सोचना चाहिए कि बच्चे क्या कहते हैं, उनकी बात भी तो सोचनी चाहिए, है ना। ये तो अमीरों का पक्ष हो गया कि हाँ हाँ हमारा मुनाफा उनको चला जाता है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि आप देखिए, अमीर कितने अमीर बनते जाते हैं और गरीब कितने गरीब होते जा रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो इल्जाम है कि वेलफेयर स्टेट से क्या होता है कि सरकार का धन जो है वो पानी की तरफ बह जाता है, नुकसान हो जाता है, निकम्मे लोग पैदा हो जाते हैं, मुफ्तखोर लोग हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था रुक जाते हैं, मुझे लगता है ये सही नहीं है। आपको मेरी बात से एग्रीमेंट है कि डिसएग्रीमेंट है, बताइए। आप मेरी बात से सहमत करती हैं कि आप लोग क्या वेलफेयर स्कीम को सपोर्ट करेंगे कि आप उसका विरोध करेंगे? बोलिए क्लास में आप लोग। सर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, कोई क्लास में करेंगे। अच्छा, कोई क्लास में विरोध करने वाला है? कोई क्लास में विरोध करना चाहता है या नहीं करना? सब सपोर्टर है यहां पे, बताइए। कोई विरोधी है? नहीं है? बोलिए नहीं है। अच्छा, सपोर्टर जो है वो बताइए कि क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं आप वेलफेयर स्टेट को, बोलिए।
बताइए, अरे बोलिए, आपके दिमाग में जो भी बातें हैं बताइए, वेलफेयर स्टेट को क्यों आप सपोर्ट करना चाहती हैं? सर इसमें इनकम का इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस कर बिल्कुल सकते हैं। धीरे 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 धीरे, पहला है कि इनकम के बीच में जो डिस्पैरिटी है उसको कम करना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और दूसरा है कि सबका डेवलपमेंट हो, बहुत अच्छा। और बताइए सर बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है सिटीजन्स को, जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब मार्केटिंग के रिस्क को बिल्कुल इसके साथ साथ एसोसिएट भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हाँ, कुछ क्रांतिकारी जो लोग होते हैं उनको लगता है कि वेलफेयर स्टेट जो है ये क्या होता है, जो समाज के अंदर में गैर बराबरी की जो असली बात है उसके ऊपर एक पर्दा डालता है। यानी मजदूर मजदूरी करता है, मजदूर की मजदूरी का शोषण करके ताकतवर लोग पैसा बनाते हैं और उनको थोड़ा सा बेनिफिट देके उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। यानी उनका कहने का मतलब है कि वेलफेयर स्टेट जो है वो गरीबों का सही मामले में फायदा नहीं कर सकता है। एक कुछ लोगों का ये भी मानना है। उनको फायदा लेने के लिए वो चाहते हैं कि मजदूरों के हक में और भी ज्यादा पॉलिसीज बने और मजदूर जो हैं वो अब तय करें कि क्या पैसा हो। वो चाहते हैं कि सोशलिज्म को और लाया जाए। तो आप देखिए कि वेलफेयर स्टेट को कई तरह से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कुछ लोगों को लगता है कि वेलफेयर स्टेट सही नहीं है क्योंकि ये मजदूरों को और गरीबों को मुफ्त का पैसा दे रहा है। और कुछ लोगों को लगता है, जो लेफ्ट के साइड में, जो रेडिकल लेफ्ट में होते हैं, उनको लगता है कि वेलफेयर स्टेट क्या करता है कि थोड़ा बहुत मजदूरों को कुछ मतलब उनके लिए सोशल वेलफेयर स्कीम को करके जो समाज में जो गैर बराबरी जो बनी हुई है उसको वो दबाने की कोशिश करता है। इसलिए सही मामले में हमें अगर समाज में न्याय को लाना है, सही मामले में बराबरी को लाना है, तो हमें मजदूरों के पूरे अधिकार चाहिए। थोड़े अधिकार से काम नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। हाँ, अब आइए वेलफेयर स्टेट का डेफिनेशन क्या है, सुन लीजिए मेरी बात। वेलफेयर स्टेट का डेफिनेशन क्या है, वेलफेयर स्टेट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो अब आप लोग, मैंने इसको अंग्रेजी में लिखा, बहुत लोगों को लगेगा कि अरे सर आप हिंदी में क्यों नहीं बताए, तो हिंदी भी है इसका, देख लीजिए। लिखिएगा डेविड गारलैंड के मुताबिक, लिखिएगा डेविड गारलैंड के मुताबिक लिखिए। अपनी किताब द वेलफेयर स्टेट में डेविड गारलैंड ने वेलफेयर स्टेट का कुछ यूं परिभाषा दिया है। उन्होंने अपनी किताब वेलफेयर स्टेट में क्या डेफिनेशन दी है, सुन लीजिए। डेविड गारलैंड के मुताबिक उन्होंने कहा है, अंग्रेजी में पहले सुनिए, वेलफेयर स्टेट इज अबाउट सोशल इंश्योरेंस, सोशल राइट्स, सोशल प्रोविजन and the social regulation of economic action, the chief beneficiaries of which are not the poor but the middle classes and those in employment। मतलब इसका आसान हिंदी में, हिंदुस्तानी में इसका यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य, फलाही रियासत, लोक कल्याणकारी राज्य वो है जहां नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, जहां नागरिकों को सोशल इंश्योरेंस दिया जाता है, जहां नागरिकों को सामाजिक अधिकार दिए जाते हैं, जहां अर्थव्यवस्था को रेगुलेट की जाती है ताकि वो अर्थव्यवस्था मजदूरों के और जनता के आर्थिक और सामाजिक हितों की अनदेखी न कर सके। और ये जो सिस्टम है, वेलफेयर सिस्टम है, इसको कई बार समझा जाता है कि ये वेलफेयर सिस्टम जो है सिर्फ गरीबों का ही फायदा करता है और ये अमीरों से टैक्स लेता है, मगर ये गलत है। गरीबों को इससे फायदा होता है। 5 किलो 10 किलो 20 किलो अनाज उनको मिल जाता है, उनको कभी कभी पानी भी मिल जाता है, कभी कभी उनको टीके भी लग जाते हैं, कभी कभी उनको दवाइयां भी मिल जाती हैं, कभी कभी लड़कियों को, महिलाओं को बस में टिकट भी मिल जाते हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होता है वो मिडिल क्लास को, मध्य वर्गीय परिवार को होता है और उन लोगों को होता है जो एम्प्लॉयमेंट में है, जो बड़े एम्प्लॉयमेंट में है। इसलिए कि आप देखते हैं मिडिल क्लास को सैलरी बड़ी बड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है, बोलिए। जो मिडिल क्लास के लोग जो नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, उनकी सैलरी होती है कि नहीं, अच्छी होती है कि नहीं होती है ना? माने अच्छी का मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले होती है कि नहीं अच्छी? और उनको पेंशन भी मिलता है कि नहीं मिलता है कि नहीं? पेंशन नौकरी खत्म होने के बाद ही पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है?
सर। और उनको बहुत सारी छुट्टियां भी मिलती है कि नहीं मिलती है? यस सर। उनको रहने के लिए घर भी मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर, फ्री में। तो आपने क्या देखा कि वेलफेयर स्टेट में गरीबों का ज्यादा भला हो रहा है कि मिडिल क्लास को और जो नौकरियों में है उनका ज्यादा भला हो रहा है? मिडिल क्लास का। हाँ, लेकिन बार बार कहा जाता है कि अरे गरीबों को मुफ्त में पैसा मिल रहा है ना, बदनाम गरीबों को किया जाता है अक्सर, है ना? यस सर, हमेशा। हाँ, तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। अगर एग्जाम में अगर आपको लिखना पड़े कि वेलफेयर स्टेट क्या है, और एक हमारे स्टूडेंट ने कहा कि सर हिंदी में आप बताइए, तो अब बता नहीं रहा हूं, क्या मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूं? हिंदी में यही है कि लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे सोशल सिक्योरिटी दी जाती है नागरिकों को, जहां पे सामाजिक अधिकार दिए जाते हैं, जहां पे बहुत सारे सामाजिक प्रोविजन लाए जाते हैं ताकि उनके आर्थिक और उनके सामाजिक अधिकारों को हनन होने से बचाया जा सके। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक प्रक्रिया को भी, आर्थिक गतिविधि को भी, अर्थव्यवस्था को भी रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है, उसको नियंत्रित करने के लिए कोशिश की जाती है, उसको एक दिशा देने की कोशिश की जाती है ताकि जो सिस्टम के अंदर में, जो व्यवस्था के अंदर में कोई संकट पैदा ना हो पाए, जो कमजोर तबके हैं उनके हितों को पूरी तरह से उनका हनन ना हो पाए। और ऐसा कहा जाता है कि वेलफेयर स्टेट जो है वो सिर्फ इसमें गरीबों को ही फायदा मिलता है। ये सही है कि गरीब भी इससे लाभ उठाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वेलफेयर स्टेट में ज़्यादातर जो लाभ है वो मिडिल क्लास को, मध्य वर्ग को मिलता है, और ऐसे लोगों को मिलता है जो बड़े बड़े जॉब में हैं, क्योंकि उस जॉब के सहारे उनको बहुत सारी सिक्योरिटी मिलती है, बहुत सारा पेंशन, बहुत सारा स्कीम्स मिलता है, और ये स्कीम्स जो होता है वो सरकारी बजट से ही उनको मिलता है। समझ गए? हाँ, तो उसको अब हिंदी में देखिए, हिंदी में मैंने अनुवाद करने की कोशिश की। लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य सामाजिक बीमा, सामाजिक अधिकार, सामाजिक प्रावधान और आर्थिक कार्रवाई के सामाजिक विनियमन के बारे में वो काम करता है, जिसके मुख्य लाभार्थी गरीब नहीं बल्कि मध्यम वर्ग और रोजगार वाले लोग होते हैं। समझ गए? यहां तक बात क्लियर हुई? यस सर। अब एक और बात हमेशा याद रखिए कि वेलफेयर स्टेट जो होता है वो जो भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो हर जगह पाई जाती है ना? ऐसा नहीं है कि वेलफेयर स्टेट इंडिया में पाया जाता है और दूसरी डेमोक्रेसी में नहीं पाया जाता है, दूसरी डेमोक्रेसी में पाया जाता है। अब क्या करते हैं डेविड, क्या कर रहे हैं, ये जो आपके जो ये राइटर हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूं, डेविड गारलैंड, ये बोल रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट जो होते हैं, तमाम जो आधुनिक जो राज्य हैं, जो तमाम आपको लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था है, वहां पे इसके गुण पाए जाते हैं, इसकी व्यवस्था होती है। वेलफेयर स्टेट रिजीम्स टेक, और एक और बात है कि ये जो वेलफेयर स्टेट का जो व्यवस्था होगी ये हर कंट्री में थोड़ा अलग हो सकती है, हर जगह पाई जाती है, लेकिन हर जगह एक किस्म की नहीं होती है। कहीं पे वेलफेयर ज्यादा होता है और कहीं पे वेलफेयर कम होता है ना? जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी कंट्री हैं यूरोप में, आपने सुना होगा उन देशों का नाम, स्विट्जरलैंड का नाम सुना है आपने? यस सर। वहां पे वेलफेयर स्कीम ज्यादा है वहां पे, और अमेरिका में वेलफेयर स्कीम कम है। तो एक देश से दूसरे देश के बीच में वेलफेयर स्टेट होगा, लेकिन कितना होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा जेनरस होगा या कम जेनरस होगा, कम एक्सटेंसिव होगा या लिमिटेड होगा या कम होगा, लेकिन ऐसे फीचर्स सब में पाए जाते हैं, है ना? समझ गए यहां तक बातें? यस सर। हाँ, और वेलफेयर स्टेट जो है हर नेशन स्टेट में पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है, और इनके फीचर जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये हर जगह ये पाए जाते हैं। और वेलफेयर स्टेट जो होता है उस समय के साथ इसमें परिवर्तन भी होते हैं, और वेलफेयर स्टेट जो होते हैं एक कंट्री से और दूसरे कंट्री में इसमें फर्क भी होता है। तो वेलफेयर स्टेट को बहुत सारे लोग समझते हैं कि वेलफेयर स्टेट जो है ये चैरिटी का नाम है, ये पैसा बहाने का नाम है, ये गरीबों को निकम्मा बनाने का स्कीम है। नहीं, ऐसा नहीं है। वेलफेयर स्टेट जो होता है वो क्राइसिस को रोकता है, वेलफेयर स्टेट संकट को रोकता है, वेलफेयर स्टेट आर्थिक गतिविधियों को, उसके होता है ना, उसमें ऑयल डालने का काम करता है। तो होता है ना, जब आप साइकिल का पहिया कभी चलाते हैं तो देखते हैं वो ठीक से नहीं चलता, तो हम थोड़ा ऑयल डालते हैं कि नहीं डालते हैं उसमें?
यस सर। ताकि वो अच्छे से चले। आपने कभी देखा, कभी खिड़की आप कभी खोलती हैं दरवाजे, तो कभी खिड़की और दरवाजे ठीक से नहीं खोलते हैं तो थोड़ा सा ऑयलिंग डालती है कि नहीं डालती हैं वो। तो उसी तरह सिस्टम को चलाने के लिए हमको वेलफेयर करना ही पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, कितना ज्यादा कितना कम, ये डिपेंड करता है कि वहां पॉलिसीज कैसी बन रही है। इसलिए वेलफेयर स्टेट जो है एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, ठीक है। मतलब प्रैग्मेटिक का मतलब हम कहेंगे एक जमीनी प्रोग्राम है ना। ये कोई आइडियलिस्ट नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ख्याली पुला है और किसी दार्शनिक ने इसको बना दिया है और ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। नहीं, इसकी जरूरत है, ये प्रैग्मेटिक है, ये जरूरी है, ये चाहिए ही चाहिए। और वेलफेयर स्टेट जो है वो धीरे धीरे रिफॉर्म करता है। एक बार समाज को बदलने की कोशिश नहीं है उसके अंदर में, एक बार क्रांति करके समाज को बदलने की कोशिश नहीं है। और ये जो होता है, ये क्या करता है, धीरे धीरे जो है वो समाज के अंदर में जो व्याप्त जो गैर बराबरी है उसको वो एड्रेस करने की कोशिश करता है। अब देखिए इसका मैं जरा हिंदी देख लूं क्या है, एक सेकेंड। ये हाँ, ये है, ये क्या करता है, एक वर्ड है याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वेलफेयर स्टेट जो है ना वो क्या करता है, ये सुधार करता है, उपचार नहीं करता है। क्या है, क्या है बताइए। ये जो समाज में जो सामाजिक और आर्थिक जो गैर बराबरी है इसमें सुधार करता है, इसका उपचार नहीं करता, यानी इसको क्योर करने की कोशिश नहीं करता। ऐसा नहीं है कि एकदम आइडियल सोसाइटी बन जाएगी आपको, बल्कि ये जो डैमेज होता है उसको कम करने की कोशिश करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। आप समझ गए मेरी बात? हेलो, यस। हाँ, तो अगर आपसे हाँ, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेलफेयर स्टेट क्या है, और मान लीजिए कि आपने कुछ भी क्लास नहीं किया, मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैं समझ लूँ आप बिल्कुल क्लास में नहीं थी, आप बाहर चली गई थी, आपको कोई काम पड़ गया, तो मैं फिर से इसको 2 मिनट के अंदर में आपको समराइज कर दूं, ताकि आपको ये ना लगे, अगर कोई लोग कोई बात नहीं सुन पाए हैं तो उनके लिए भी ये मददगार साबित होगा। सबसे पहले अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है वेलफेयर स्टेट क्या है, वेलफेयर स्टेट से आप क्या समझते हो, वेलफेयर स्टेट के फीचर क्या है, वेलफेयर स्टेट का काम क्या है, क्या वेलफेयर स्टेट की जरूरत है, अगर इस तरह से कोई भी सवाल आए तो मैं मोटा मोटी कुछ बातें बताता हूं। और याद रखिए मेरी बातों में आपको भी पढ़ के अपनी बातें ऐड करनी है। मैंने आपके सामने एक मिसाल पेश की, अगर मेरे सामने, अगर मैं एग्जामिनर, मैं अगर स्टूडेंट होता और मेरे सामने आता कि वेलफेयर स्टेट क्या है, इसके बारे में लिखो, क्या आप इसको सही समझते हो, क्या आप इसकी जरूरत को समझते हो, वेलफेयर स्टेट के फीचर क्या हैं, इस तरह के कोई भी सवाल आए तो आप सिंपल लिखना, सिंपल 1 2 3। वेलफेयर स्टेट 1930 और 40 के दशक में हमारे सामने उभर के आया। यह इसलिए उभर के आया क्योंकि 1930 के दौर में आर्थिक संकट हो गए थे और विश्व युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था खस्ता हो गई थी और पूंजीवाद, प्रॉफिट यानी मुनाफा कमाने के चक्कर में मजदूरों का और काम करने वाले जो लोग थे उनके सामाजिक और उनके आर्थिक हितों की बड़ी अनदेखी करता था। समाज के अंदर में बहुत ज्यादा गरीबी फैल गई थी, लोगों में बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ गई थी। और इस दौर में अर्थशास्त्रियों ने जब उस आर्थिक मंदी का अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को बिल्कुल खुल्लम खुल्ला छूट दे देने से और मजदूरों के अधिकारों से आंख बंद कर लेने से व्यवस्था चरमरा जाएगी, व्यवस्था नहीं चल पाएगी। इसलिए बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने पूंजीवाद में व्याप्त इस संकट को दूर करने के लिए कुछ तरकीबें सुझाई और उन्होंने कहा कि सोशल सेक्टर पे सरकार को अपने बजट बढ़ाने चाहिए, सरकार को सोशल सेक्टर पे काम करना चाहिए और जो नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको पूरा करने के लिए काम करना चाहिए, खासकर सोशल और इकोनॉमिक अधिकार के लिए। उन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार बढ़ाने की भी बात की और उन लोगों ने डिमांड को बढ़ाने के लिए भी जोर दिया
और उस दौर में 1940 और 45 के बाद से जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जो ढांचे थे, जो संस्थाएं थे, उन्होंने वेलफेयर स्टेट को अपनाने की बात कही। बहुत सारे देशों में जो देश गरीबी से निकलकर, कॉलोनियलिज्म से निकल के एक नए राष्ट्र बनने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों ने भी वेलफेयर स्टेट को ही अपनाया। भारत में भी 1947 के बाद जब आज़ादी मिली तो भारत में भी वेलफेयर स्टेट यानी लोक कल्याणकारी राज्य को भी अपनाया गया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रियासतों को, हुकूमतों को, स्टेट को, गवर्नमेंट को ये बात कही गई है कि वो अपनी व्यवस्था, अपने शासन इस तरह से चलाएं कि राज्य का जो कैरेक्टर हो वो वेलफेयर हो, यानी सोशल सेक्टर पे काम करने की जरूरत है। वेलफेयर स्टेट के बहुत सारे आलोचक भी हैं। कुछ लोगों को लगता है, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, उनको लगता है कि वेलफेयर स्टेट के नाम पे पैसे को पानी की तरह से बहाया जा रहा है। जो निकम्मे लोग हैं, जो काम नहीं करते, उनको मुफ्त में उनको सुविधाएं देके उनको काम करने से उनको डिसमोटिवेट किया जा रहा है। और इसलिए बेहतर यही है कि जो काम करेगा उसी को पैसा मिलना चाहिए। सरकार को इस तरह की स्कीम नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्कीम को चलाने के लिए सरकार ताकतवर और पैसे वाले लोगों को से टैक्स लेती है और उनके साथ अन्याय करती है। उनका मानना है जो काम करें उनको पैसा हो, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको किसी तरह की सहायता लाभ न दिया जाए। कुछ दूसरे तरह के आलोचक हैं जो वेलफेयर स्टेट के बारे में कहते हैं कि नहीं, ये वेलफेयर स्टेट जो है सही नहीं है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट जो होता है थोड़ी बहुत लोगों को राहत देके समाज में जो व्याप्त गैर बराबरी है इस पे पर्दा ढक देता है। इसलिए समाज में न्याय बराबरी तभी आएगी जब हम वेलफेयर स्टेट की इन छोटे छोटे एक दो दाने को चरने के बजाय हम बिल्कुल मजदूरों के अधिकार पे खुल के बात करें और उनके अधिकार को पूरे तरह से हम लागू कराने की कोशिश करें। मगर जिस किताब से हम आपको पढ़ा रहे हैं वो किताब डेविड, क्या नाम था उनका, डेविड गार्लैंड की जो किताब है द वेलफेयर स्टेट ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उस किताब में उन्होंने कहा है, डेविड गार्लैंड ने कहा है, जो ऑक्सफोर्ड की किताब है द वेलफेयर स्टेट ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उन्होंने कहा सबसे पहली बात यही है कि ये दोनों ही आलोचना बिल्कुल गलत है। पहली आलोचना की वेलफेयर स्टेट से पैसा पानी की तरफ बह जाता है और लोगों को काम करने से रोका जाता है और लोग निकम्मे हो जाते हैं, लोग मुफ्त का माल खाते हैं, ये भी बात गलत है। और ये भी बात गलत है जिस तरह से लेफ्ट के लोग इसके ऊपर आरोप लगाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात यह है वेलफेयर स्टेट के बारे में सोच लिया जाए कि वेलफेयर स्टेट जो है वो सिर्फ कोई समाज के अंदर में कि क्या समझा जाए कि ये कोई सारी बीमारियों को दूर करने की दवा नहीं है। ये समाज के अंदर में सुधार लाने की चीज है। ये समाज को बिल्कुल जन्नत बनाने का ये आइडिया नहीं है, बल्कि समाज के अंदर में रहने लायक एक व्यवस्था बनाने की जरूरत है। बहुत लोगों को लगता है कि सोशल वेलफेयर स्कीम जो चलता है इससे सिर्फ गरीबों को ही फायदा होता है, लेकिन जो डेविड गार्लैंड का कहना है कि नहीं, वेलफेयर स्टेट से थोड़े बहुत फायदे जरूर गरीब को मिलते हैं, कुछ अनाज, कुछ उनको पानी, कुछ बिजली मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर फायदे जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनको मिलता है और जो बड़े बड़े जॉब में रहते हैं उनको मिलता है। यानी वेलफेयर स्टेट एक ऐसी व्यवस्था है जहां लोगों को सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, जहां लोगों को सोशल इंश्योरेंस दिया जाता है, जहां लोगों के शिक्षा, रोजगार, हेल्थ के ऊपर सरकार काम करती है, जहां पे आर्थिक जो ढांचे होते हैं, जो अर्थव्यवस्था होती है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है ताकि सिस्टम को क्राइसिस में ना पड़ जाए। एक तरह का एक ब्रेक है, आपको कहने का मतलब एक तरह का ब्रेक है वेलफेयर स्टेट। अगर कहीं पर भी अगर अर्थव्यवस्था की गाड़ी चल रही है और कहीं गड्ढा दिखा तो वहां ब्रेक लग जाता है, वहां पे एक तरह का ब्रेक है। नहीं तो अगर पूंजीवाद को बिल्कुल फ्री दे छोड़ दिया जाए, उस पूंजीवाद की गाड़ी से अगर ब्रेक को निकाल लिया जाए तो क्या होगा, वो गाड़ी जो होगी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपने स्पीड को बढ़ाते चलेगी और एक दिन गरीब और मजदूर उसके अंदर में दब जाएंगे और उसके गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। इसलिए अर्थव्यवस्था को भी ठीक ढंग से चलाने के लिए क्या करना होगा कि आपको उनको एक तरह से रेगुलेट करना पड़ेगा, आपको उनको रोकना होगा और सरकार को बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम वेलफेयर का भी काम करें। अब रही बात आपको कि वेलफेयर स्टेट जो हैं, जो भी दुनिया में कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, मगर इसका आपको ध्यान रखना होगा कि सब जगह एक ही किस्म के नहीं होते हैं।
समय के साथ इसमें बदलाव भी हुए हैं और ये एक प्रैग्मेटिक सिस्टम है, ये कोई आइडियलिस्ट सिस्टम नहीं है, ये वक्त की ज़रूरत है, ये ज़मीनी चीज़ है। और एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि ये समय के साथ और टाइम के साथ वेरी करता है। कुछ कंट्री में वेलफेयर के नाम पे सरकार ज़्यादा स्कीम लाती है, जैसे स्विट्जरलैंड में है, और कुछ कंट्री में जैसे अमेरिका में है, वहाँ पे वेलफेयर स्टेट के नाम पे सरकार की स्कीमें कम हैं और ज़्यादातर वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है। तो मेरा यही कहना था वेलफेयर स्टेट के बारे में कि वेलफेयर स्टेट भारत में भी पाई जाती है और दुनिया के तमाम जो लोकतांत्रिक और पूंजीवादी देश हैं वहाँ पे वेलफेयर स्टेट पाई जाती है, क्योंकि ये ज़रूरत है, ये एक इंडिस्पेंसिबल चीज़ है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने इसका इस्तेमाल किया और इसको फेंक दिया, इसको रखना होगा। अगर वेलफेयर मैकेनिज्म नहीं रहेगा तो फिर क्राइसिस आ जाएंगे, मजदूरों के और गरीब लोगों के हितों पे जब हनन होने लगेगा फिर समाज के अंदर में क्राइसिस पैदा हो जाएंगे। इसलिए वेलफेयर स्टेट जो है एक क्राइसिस को मैनेज करने का एक तरीका है। यही था मेरा आज का ये छोटा सा एक प्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने डेविड के भी जो आर्टिकल हैं उनका भी जो बुक है उनसे भी मैंने इस्तेफादा किया, उससे मैंने फ़ायदा उठाया। अब आप लोग बताइए, आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, बोलिए।